हेलो एवरीवन, फिर से मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आ गई हूँ। ड्रामा की शुरुआत हमारे मेन लीड जियांग से होती है, जो अभी अपने टीचर और उनके हस्बैंड से मिल रहा होता है। वो यहाँ पर जियांग से कह रही होती है कि तुम मेरे बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रहे हो और मैंने हमेशा से तुम्हें अपनी बेटी की तरह ट्रीट करी हो। वो और उनके हस्बैंड मिलकर कहने लग जाते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडपा भी चाहते थे कि हमारा रिलेशन जो है वो और क्लोज हो जाए और तुम्हारी शादी हमारी बेटी के साथ हो जाए। तो तुम हमारी बेटी जियोन के बारे में क्या सोचते हो उसे शादी करने का? तो जियोन खुश हो रही होती है। तब यहाँ पर जियांग क्या रहता है कि अगर मुझे अरेंज मैरिज करनी है तो मैं जियोन से नहीं बल्कि आपकी दूसरी बेटी शाओ को चूज करना चाहूंगा, मुझे उससे शादी करनी है। तो फिर जियोन तो ये सुनकर गुस्सा होकर चली जाती है और शाओ को तो शौक लगता है कि उसे तो अंदाजा भी नहीं था और वो कोई और नहीं हमारी फीमेल लीड है। वो सोच रही होती है कि जियांग को वो अच्छे से जानती तो है, लेकिन उसे ये भी पता है कि उसकी मॉम ने उसे अपना जो सन इन लॉ बनाने का सोची है, तो अपनी प्यारी बेटी जियोन के लिए, उसके लिए नहीं। फिर उसके बाद शाओ और जियांग दोनों साथ में बैठकर बात करते हैं। शाओ उससे पूछती है कि आखिर तुमने मुझे क्यों चूज किया? तो फिर जियांग पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है? तो शाओ कहती है कि नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। जियांग इस पर कुछ नहीं कहता और पूछने लगता है कि तुम्हें कॉफ़ी पीना है, और वो उसकी पसंद की कॉफ़ी ऑर्डर कर देता है। तो शाओ से पूछती है कि तुम्हें मेरी चॉइस कैसे पता? तो वो कहता है कि तुम्हारी चॉइस है इतनी स्पेशल। शाओ से फिर से पूछती है कि क्या मुझसे शादी करना ज़रूरी है? तो वो कहता है कि मैं इजीली अपना माइंड चेंज नहीं करता। तो फिर शाओ मान जाती है और कहने लगती है कि लेकिन मेरी एक शर्त है। वो उसके सामने एक 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की शर्त रखती है कि वो लोग सीक्रेट मैरिज करेंगे और अगर इन 3 सालों में उससे अगर जियांग से प्यार नहीं हुआ तो वो उसे डिवोर्स ले लेगी। तो इस बात पर जियांग उससे एग्री कर लेता है और फिर दोनों की मैरिज लाइफ नॉर्मल अच्छी सी चल रही होती है, जिसमें दोनों नॉर्मल एक कपल की तरह जी रहे होते हैं बिना प्यार के साथ। और शाओ बस यही सोच रही होती है कि क्या उसे कभी जियांग से प्यार हो पाएगा। फिर ऐसे ही इनकी शादी को 3 साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि शाओ कोई पार्टी में गई होती है और वो देखती है कि उसके फेस पर एलर्जी का निशान बन गया क्योंकि उसने बर्थ कंट्रोल पिल जो ली थी इस वजह से। तब यहाँ पर शाओ की फ्रेंड आती है और कहने लगती है कि तुम्हें एलर्जी और तुम फिर भी ड्रिंक कर रही हो। वो उससे बताने लगती है कि वैसे तुम्हें पता है हमारे कंपनी में न्यू बॉस आने वाला है। शाओ कहती है कि मैंने तो इस बॉस के बारे में कुछ सुनी नहीं और वैसे भी उसका हमसे क्या मतलब है। तो फिर उसकी फ्रेंड बताने लगती है कि क्योंकि तुमने अभी तक उस न्यू बॉस के ओरिजिन के बारे में नहीं सुनी हो। वो फिर यहाँ जियांग की पूरी डिटेल वगैरह बताने लगती है कि वो कितना ज़्यादा फेमस है और बहुत ही हैंडसम भी है। और यहाँ जियांग भी फिर इस पार्टी में आया होता है, पर तभी शाओ को यहाँ से बाहर निकलना पड़ता है तो वो जियांग को देख ही नहीं पाती है। वो बाहर अपनी मॉम से बात करने आती है। वो कार का डोर खोलने को करती है पर उसकी मॉम यहाँ पे डोर लॉक करके रखती है और विंडो को ओपन करके उससे बात करती है और पूछती है कि कल जियांग अब्रॉड से आ गया ना, तो तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? मैंने तुम्हें बोली थी ना कि तुम्हारे डैड की कंपनी को अभी जियांग की हेल्प की ज़रूरत है। वो शाओ को समझाने लगती है कि वो जियांग को लेकर कल घर पे डिनर पे आए। तो फिर शाओ कहती है कि वो बिजी रहता है। तो यहाँ पर उसकी मॉम चिल्ला कर कह देती है कि इतना भी तो बिजी नहीं रह सकता ना कि कम से कम डिनर पे ना आ सके। तुम लोग की शादी को 3 साल हो गए और वो कभी ज़्यादा आता भी नहीं है। तुम्हारी और उसकी शादी के टाइम पर ही मैंने तुम्हें समझाई थी ना कि तुम्हें कैसे रहना है। तो फिर वो कहती है कि मॉम मैं समझ गई। तो यहाँ पर उसकी मॉम तो तुरंत ही गुस्से में चली जाती है और उससे और कुछ बात भी नहीं करती। फिर रात में जियांग अपने स्टडी रूम में अपनी लाइव मीटिंग अटेंड कर रहा होता है और शाओ भारी उसका इंतजार कर रही होती है। फिर जैसे वो नॉक करती है तो वो मीटिंग क्लोज करके उसे अंदर आने बोल देता है। शाओ से टी देने का बहाना करके अपनी मॉम की उसे कही हुई बात को बताने आई होती है, पर वो बोल ही नहीं पा रही होती है और जाने लगती है। तो वो उसके गाल पे निशान देख लेता है और कहता है कि ये एलर्जी कैसे हुई? शाओ कह रही होती है कि कुछ भी नहीं है। तो भी यहाँ पर जियांग नहीं मानता और कहता है कि चलो डॉक्टर के पास, चेकअप कराना ज़रूरी है। फिर डॉक्टर से जब इधर चेकअप कराते हैं तो डॉक्टर टेस्ट करने के बाद बताता है कि उसे कोई मेडिसिन की वजह से एलर्जी हुई है, तो उसने कोई मेडिसिन ली होगी। चाहो तो यहाँ मेडिसिन के बारे में बता ही नहीं रही होती है और वो जियांग से कहती है कि मैंने तो बस विटामिन वाली मेडिसिन ली थी। पर जियांग समझ जाता है कि उसने बर्थ कंट्रोल पिल्स ली थी, तो इस पर वो रीज़न देती है कि वो एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए ऐसा कर रही है। फिर घर आने के बाद जियांग यहाँ पर शाओ को मेडिसिन ला के दे रहा होता है, तो कहती है कि ये बहुत ही कड़वी है, मैं नहीं पीऊँगी। तो वो कहता है कि अगर नहीं पियोगी तो ये एलर्जी ऐसी कंटिन्यू रहेगी, क्या ऐसी फेस लेकर घूमना है तुम्हें? शाओ कहती है कि क्या मैं अगली लग रही हूँ? तो वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है। फिर वो मेडिसिन पी लेती है और जल्दी से पानी पीती है। तो फिर वो कहता है कि क्या सच में इतनी ज़्यादा कड़वी है? शाओ चिल्लाने लगती है कि तुम्हें कौन सा पीना पड़ रहा है, तो तुम्हें कैसे पता लगेगा कि कड़वी है कि नहीं? तभी वो फिर उसे तुरंत ही किस कर लेता है और शाओ कहती है कि क्या हुआ है?
तो फिर वो बताता है कि इतनी भी कड़वी नहीं थी। फिर यहाँ पर शाओ से पूछने लगती है कि क्या तुम इस वीक वापस से बिजनेस ट्रिप पर जाने वाले हो। तो कहता है कि अभी तो नहीं, अब नेक्स्ट वीक जाना पड़ेगा। तो फिर शाओ की पूछ रही होती है कि क्या तुम फिर इस वीक मेरे मॉम डैड के घर पे चल सकते हो डिनर के लिए। जियांग इस पर जवाब नहीं देता और कहता है कि मैं सोचूंगा, तुम अभी रेस्ट करो। तो शाओ से हक करते हुए कहने लगती है कि हस्बैंड प्लीज मान जाओ ना। तो भी वो उसका हाथ दूर करता है और कहता है कि तुम अभी रेस्ट करो, मेरी अभी 20 मिनट में मीटिंग है तो मुझे जाना है। ऐसा बोलकर वो जा रहा होता है और उसके मुंह से हस्बैंड सुनकर वो खुश हो रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों जब यहाँ शाओ के मॉम डैड के घर पे जाने के लिए कार से निकलते तो वो शाओ रास्ते में एक छोटी सी बच्ची को देख रही होती है। तो फिर वो कहता है कि क्या तुम्हें बच्चे पसंद है। तो शाओ कहने लगती है कि हाँ, लड़की कितनी ज़्यादा क्यूट थी ना। तो ये कहता है कि मुझे लगा था कि तुम्हें खुद के बच्चे चाहिए। तो फिर वो कहती है कि ऐसा मजाक मत करो। फिर शाओ जैसे ही अपने मॉम डैड के घर में आती है तो उन्हें हेलो कहती है। तो उसकी मॉम यहाँ पर कहती है कि तुम जियांग को नहीं लेकर आई हो। वो अभी से बहुत ज्यादा गुस्सा होने लग जाती है। तभी इतने में जियांग घर में आता है तो वो लोग जियांग को देखकर खुश हो जाते हैं और जल्दी से उसे अच्छे से बात करने लगते हैं कि फाइनली वो उनके घर आया। तो वो लोग कहते हैं कि हमें लगा था कि शाओ तुम्हें फिर से लाना भूल गई है। शाओ की मॉम जियांग को बता रही होती है कि तुम्हें जो स्कूल में खाना पसंद था मैंने आज वही बनाई हूँ। फिर डिनर के बाद डैड यहाँ पर जियांग से इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो प्रोजेक्ट प्लान का क्या सोच रहे हैं। और बाहर शाओ अपनी मॉम के साथ प्लांट्स को देखने के लिए खड़ी होती है। उसकी मॉम यहाँ पर कैंची मांगती है तो शाओ अपनी तरफ कैंची की नोक पॉइंट करके उन्हें कैंची पकड़ा रही होती है और तभी उसकी मॉम इतनी जोर से कैंची छीनती है कि शाओ के हाथ में कट लग जाता है। पर उसकी मॉम को तो उसकी पड़ी भी नहीं होती और उल्टा वो उससे ये पूछ रही होती है कि उसकी और जियांग की शादी को 3 साल हो गए तो अभी तक उसके बच्चे क्यों नहीं हो रहे। तो फिर वो बताती है कि अभी उन लोगों का बच्चे का प्लान नहीं है। तो फिर उसकी मॉम पूछ रही होती है कि ये उसका डिसीजन है या फिर जियांग का। तो शाओ कहती है कि दोनों का ही। और वो सोच रही होती है कि बचपन से ही उसकी मॉम हमेशा से उसके साथ ऐसे रूड रहती है। वो कभी ना उसे स्माइल करके देखती है और ना उसे हक करती है। और वो एक और चीज बताती है कि जो उसके डैड है वो उसके असली डैड है भी नहीं और ये उसे तब पता चला था जब वो 10 साल की थी। तभी उसकी सिस्टर जियून और वो एक गिफ्ट के लिए झगड़ रहे थे कि डैड ने कहा है वो दोनों की होनी चाहिए। तो यहाँ पर उसकी मॉम उसे समझा देती है कि वो तुम्हारे डैड नहीं है, वो सिर्फ जियून के डैड है, तो इसलिए तुम डैड के दिए हुए गिफ्ट के लिए ऐसे उसे छीन नहीं सकती हो। शाओ को फिर तभी से ही बहुत ज्यादा बुरा लगा था कि वो आखिर मिस्टेकली पैदा हुई है, इसलिए उसकी मॉम उससे कभी प्यार नहीं करती। शाओ की मॉम उसे समझा रही होती है कि उसे अपने डैड के सरनेम की वजह से ही जियांग से शादी करने का मौका मिला है, नहीं तो वो इतनी लकी हो भी नहीं सकती थी, इसलिए उसे ग्रेटफुल रहना चाहिए। तो शाओ तो मन में यही सोच रही होती है कि मुझे तो ये तक नहीं पता है कि जियांग ने आखिर मुझसे शादी क्यों किया। फिर इतने में उसकी मॉम कह रही होती है कि तुमने सुनी मैंने क्या बोली। तो फिर वो कहती है कि हाँ मॉम, मैं समझ गई। फिर इसके बाद जियांग और शाओ दोनों कार में बैठकर निकल रहे होते हैं और तभी जब यहाँ शाओ सीट बेल्ट लगा रही होती है तो जियांग उसकी उंगली नोटिस करता है और पूछता है कि तुम्हें ये चोट कैसे आई। तो कहती है कि एक्सीडेंटली लग गई। तो फिर यहाँ पर जियांग तुरंत ही उसे बैंडेड लगाता है। तो शाओ सोचने पड़ जाती है कि ये हमेशा ही बहुत ही अजीब बिहेव करता है, कभी बहुत ही कोल्ड रहता है और देखो कभी इतना ज्यादा स्वीट हो जाता है, इतना केयरिंग। ये बैंडेड भी मेरे लिए इतने क्यूट डिजाइन वाले रखता है। फिर यहाँ पर जियांग शाओ को इस बारे में बताता है कि वो उसकी डैड की कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए एक बंदे को कलर अरेंज कर देगा। तो शाओ मन में सोच रही होती है कि क्या ये सब ये मेरे लिए कर रहा है। और फिर रात में वापस से जियांग शाओ की चोट के बारे में पूछ रहा होता है तो वो कहती है कि अब काफ़ी ठीक हो चुका है। तभी यहाँ पर फिर वो उसे किस कहने लगता है, दोनों साथ नाइट स्पेंड करते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग फिर शाओ अपनी कंपनी आई होती है। तभी उसकी फ्रेंड बताने लगती है कि आज हमारे कंपनी में वो न्यू बॉस आने वाला है। तो शाओ कहती है कि मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वैसे भी एज अ वर्किंग पर्सन उससे मेरा क्या लेना देना है। तो फिर उसकी फ्रेंड बता रही होती है कि लेकिन वो बॉस बहुत ज़्यादा हैंडसम है और यंग भी है। तो शाओ कहती है कि कितना हैंडसम है। तो उसकी फ्रेंड कहती है वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन शायद हमें मीटिंग में उसे देखने का मौका मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। वो कहती है कि रुको मैं इस डॉक्यूमेंट को सबमिट करके आती हूँ। फिर शाओ यहाँ लिफ्ट के पास आती है पर लिफ्ट का बटन काम ही नहीं करता। तो वो सोचती है कि दूसरी वाली लिफ्ट है वो बॉस के लिए, लेकिन न्यू बॉस तो अभी तक आया नहीं होगा, तो क्या मैं सीक्रेटली इसे यूज कर लूँ, बॉस को थोड़ी ना पता लगेगा। वो जैसे ही फिर लिफ्ट का बटन प्रेस कर दिए तो लिफ्ट ओपन होते ही उसमें उसे जियांग नजर आता है और वो शॉक हो जाती है कि उसकी कंपनी का न्यू बॉस कोई और नहीं बल्कि जियांग है। फिर जियांग उसे पूछता है कि क्या तुम अंदर नहीं होगी। तो फिर शाओ अंदर आ जाती है और वो बहुत ही एम्बैरेस फील कर रही होती है। फिर जैसे ही उसका फ्लोर आता है तो वो जल्दी से भाग जाती है और यहाँ पर उसकी डायरेक्टर उसके बारे में
जियांग को बताने लगती है कि वो भी हमारी कंपनी के न्यू एम्प्लॉय है ना, इसलिए उसे पता नहीं है, तो बॉस उसे माफ कर देना। पर यहाँ पर जियांग तो बहुत स्माइल कर रहा होता है। फिर उसके बाद मीटिंग में जियांग सभी को अपने नाम बताता है और मीटिंग स्टार्ट करता है। फिर यहाँ पर कंपनी के सारी फीमेल एम्प्लॉयज आपस में मैसेज करके बातें कर रही होती है कि बॉस तो कितने हैंडसम है, क्या इनकी शादी हो गई होगी। तो फिर दूसरी एम्प्लॉय उसे रिंग देख कर बताती है कि ऑफ कोर्स शादी हो गई है, वेडिंग रिंग देख। तो फिर एम्प्लॉय कहने लग जाती है कि वो लड़की कितनी लकी होगी जिसकी शादी बॉस के साथ हुई है। तभी यहाँ पर इन लोग की बातें सुनते हुए शाओ अपनी रिंग को जल्दी से कपड़े से छुपा लेती है और फिर यहाँ जियांग मीटिंग क्लोज करता है। तभी यहाँ पर शाओ की फ्रेंड उसे पूछ रही होती है कि ये न्यू बॉस कितने हैंडसम है ना, मैंने बोली थी ना। तो शाओ कहती है कि हाँ हैंडसम तो है। तभी जियांग ये सुन लेता है और खुश हो जाता है। फिर वो शाओ का नाम लेकर उसे रोकता है और कहता है कि मिस शाओ अभी आप मेरे ऑफिस में आना, मुझे कुछ बात करनी है। और फिर वो जैसे यहाँ उसके साथ उसके ऑफिस में आती है तो जियांग कहता है कि तुम्हें क्या मुझसे कुछ पूछना है। तो कहती है कि तुमने क्या इस कंपनी को खरीदे हो। तो जियांग कहता है कि हाँ मैंने इस साल के शुरुआत में खरीद लिया था। तो ये सुनकर वो कहती है कि तुमने फिर इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया, नहीं तो मैं कब का कंपनी चेंज कर ली होती। तो जियांग कहता है कि तुमने मुझसे पूछी ही नहीं। शाह कह देती है कि बस अब मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने दो, फिर मैं खुद ही जल्दी से रिजाइन कर दूंगी। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें काम करने के लिए देखना पड़ता है कि कौन बॉस है। तो कहती है कि हाँ देखना पड़ता है, तुम मैं थोड़ी ना हूँ। एक काम करो, तुम आखिर मुझे तुम्हारा बॉस बनने दे दो। तो फिर वो कहता है कि ट्राई कर लो। फिर यहाँ पर वो उसे अपनी सीट पर बैठाता है और कहता है कि तुमने कुछ खाई नहीं होगी ना, तो चलो जल्दी से खाना खा लो, मैंने कुक को बुलकर स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया हूँ। फिर इतने में जियांग को कॉल आ रही होती है तो वो कहता है कि तुम खाओ, मैं कॉल पे बात करता हूँ। फिर वो साइड में बात कर रहा होता है और यहाँ पर शाओ जब इस खाने को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। फिर इतने में असिस्टेंट यहाँ पर ऑफिस में जियांग को कोई काम के लिए बुलाने आया होता है। तो शाओ तो तब तक यहाँ टेबल के नीचे छुप गई होती है। जियांग जब उसे ऐसे देखता है तो कहता है कि कब तक तुम नीचे बैठी रहोगी। तो शाओ कह रही है कि तुम्हारे ऑफिस में कोई आया था, तो मैं बस नहीं चाहती थी कि तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़े। तो वो कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो तो आखिर मुझे एक्सप्लेन क्यों करना पड़ेगा। शाओ कहती है कि हमारी मैरिज एक सीक्रेट है ना, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे जो सारे कलीग्स हैं वो लोग देखें। तो फिर वो कहता है कि अगर मैं कहूँ कि मैं इस मैरिज को सीक्रेट नहीं रखना चाहता तो। और फिर जियांग यहाँ शाओ को वॉल के पास लेकर जाकर उसे किस करने लग जाता है। और जब तो यहाँ दोनों किस कर रहे होते हैं तो कंपनी के एम्प्लॉयज बाहर से इन लोग को देख लेते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। शाओ भी देख लेती है कि उसके सारे कलीग्स ने उसे देख लिए, पर ये सब बस उसकी इमेजिनेशन होती है। वो अपने आप को समझाने लगती है कि मैं ये सब क्या सोच रही हूँ। तभी जियांग भी उसे यही कहता है कि तुम सोच क्या रही हो। तो यहाँ पर शाओ इस बारे में सोचती होती है कि वो अगर फालतू का अपने इस रिलेशन को पब्लिक करेगी तो लोग यही सोचेंगे कि वो जियांग से बेनिफिट ले रही है। और वैसे भी जब फिर उन लोग का डिवोर्स हो जाएगा तो उसे कुछ एक्सप्लेन भी नहीं करना पड़ेगा और ये ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। फिर जियांग शाओ से कह रहा होता है कि प्लीज़ क्या हम अपनी मैरिज को सीक्रेट ना रखें प्लीज़। तो वो शॉक हो जाती है कि क्या ये कन्फेशन है। फिर वो तुरंत ही इस टॉपिक को चेंज करते हुए कहती है कि तुम जाओ अपने बिजनेस पार्टनर से मिलने के लिए, और वो उसके ऑफिस से निकल के चली जाती है। फिर इसके बाद शाओ जो भी अपनी प्रोजेक्ट की डिजाइन्स वगैरह बनाती है वो अपनी हेड को दिखाने के लिए जाती है और उसकी हेड अप्रूव करती है। बस उसे एक डिज़ाइन को वापस से रिन्यू करने के लिए बोल रही होती है क्योंकि उसमें थोड़ी सी कमी है। तो शाओ कहती है कि ठीक है मैं वापस से जाके करती हूँ। तो फिर उसकी हेड उसे बुक्स दे देती है जिसमें से वो इंस्पिरेशन ले सकती है और कहती है कि क्यों ना तुम इस वीकेंड पर मेरे साथ बाहर घूमने चलो, हम लोग वहाँ पर कुछ चीज़ें देखेंगे ताकि तुम्हें इंस्पिरेशन मिल जाए। फिर शाह जब वापस से अपनी सीट पर आके बैठती है तो उसकी सारी कलीग लोग बताने लगती है कि तुमने शॉकिंग न्यूज़ देखी हमारे बॉस के बारे में। तो फिर वो भी यहाँ पर चैट वगैरह पढ़ती है जिसमें सारे कलीग्स आपस में यही डिस्कशन कर रहे होते हैं कि हमारे बॉस मिस्टर जियांग के बारे में हमें पता लगा कि जब वो लंदन में पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ पर उनकी कोई फर्स्ट लव भी थी, पर फिर वहाँ से उन्हें आना पड़ गया और उनकी अरेंज मैरिज हो गई। और जिस लड़की के साथ उनकी फोटो लीक हो रही है पक्का वो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड होगी जिसको वो अभी तक भुला नहीं पाए होंगे। तो यहाँ पर उस गर्लफ्रेंड के बारे में वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि सच में मिस्टर जियांग की जोड़ी तो उस लड़की के साथ कितनी अच्छी लगती है, वो लोग कितने परफेक्ट लग रहे हैं। तो यहाँ पर शाओ भी उन लोग की फोटोज देखकर जेलस हो रही होती है। तभी शाह की फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या बॉस की वाइफ को इस बारे में पता होगा कि उनकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है जिसे वो अभी तक भूल नहीं पाए। शाह कहती है कि ये मुझे नहीं पता और वो गुस्से में फिर उस फोटो को नहीं देख रही होती है और चुपचाप से अपना काम करना स्टार्ट करती है। और फिर नेक्स्ट डे वो अपनी सीनियर के साथ यहाँ गोल्फ खेलने वाले कपड़े में वो उस गोल्फ कोर्ट में पहुंच जाती है ताकि वहां पर उसे डिजाइन की इंस्पिरेशन मिले। वो लोग यहाँ पर काफी घूम रहे होते हैं और तभी यहाँ पर जियांग भी अपने सारे लोगों के साथ आया होता है। उसकी सीनियर फिर कहती है कि मिस्टर जियांग कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, हम लोग यहाँ पे मिल गए।
तभी जियांग भी इन लोग को अपने साथ गेम खेलने के लिए इनवाइट करना चाह रहा होता है, पर सीनियर बताती है कि मैं अपनी डिज़ाइनर के साथ यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आई हूँ ताकि उसे थोड़ी डिज़ाइन इंस्पिरेशन मिले। फिर यहाँ पर शाओ तो जियांग से कुछ ज़्यादा बात नहीं करती है, पर सीनियर को थोड़ा बहुत शक हो जाता है कि दोनों शायद पहले से एक दूसरे को जानते हैं। वो शाओ से पूछती है तो शाओ तो साफ मना कर देती है कि नहीं, हम नहीं जानते। फिर वो गोल्फ कोर्ट के पास वाले होटल में यहाँ डिज़ाइन बना रही होती है। जैसे उसकी डिज़ाइन कंप्लीट होती है तो वो उठने लगती है और यहाँ वेट्रेस से टकरा जाती है, तो उसके ऊपर पानी गिर जाता है। तो वेट्रेस उससे माफ़ी मांगती है कि मुझसे गलती हो गई। शाओ कहती है कि कोई बात नहीं, मेरी ही गलती थी। तभी यहाँ पर जियांग आया होता है और कहने लगता है कि इस लेडी को मेरे रूम में लेकर जाओ ताकि वो अपना ड्रेस चेंज कर सके। स्टाफ तो शॉक हो जाते हैं और शाओ भी सोच रही होती है कि क्या कह रहा है। फिर वो कहता है कि क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोला? तो शाओ फिर चुपचाप से चली जाती है। जब वो शावर लेकर बाथरूम से निकल रही होती है तो ये देखती है कि जियांग यही उसके रूम में आया हुआ है। वो तुरंत ही फिर उसे अंदर लाकर किस करने लगता है। तो शाओ कहती है कि तुम्हें किसने परमिशन दिया मुझे किस करने को? तो जियांग कहता है कि मैं अपनी वाइफ को किस कर रहा हूँ। शाओ पूछती है कि तुम पहले भी क्या कभी किसी को ऐसे ही किस करते थे? तो वो कहता है कि आखिर मैं किसी और को किस क्यों करूँगा। शाह कहती है कि वो तो दिल में तुम खुद ही जानते होंगे अपने। तो फिर जियांग को बताना पड़ता है कि मैंने आज तक कभी किसी और को किस नहीं किया, और फिर ऐसा बोलकर वो वापस से उसे किस करता है। फिर रात में जब शाह की नींद खुलती है तो वो देखती है कि जियांग यहाँ पर नहीं है, तो वो तुरंत ही उसे कॉल लगाती है। वो कहता है कि मैं यहाँ नीचे प्राइवेट रूम में था, तुम्हें भूख लगी होगी ना, तो तुम ड्रेस चेंज करके आ जाओ, मैं एलिवेटर के पास तुम्हें पिक करूँगा। वो अपने आप को समझाने लगती है कि मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। तभी इतने में जियांग कहता है कि तुम वहीं खड़ी रहोगी या अंदर भी आओगी। तो फिर वो उसे देखकर खुश हो जाती है। तो शाओ खुश होती है और फिर जब वो यहाँ रेडी होकर एलिवेटर के पास आती है और इंतज़ार कर रही होती है तो बस यही सोच रही होती है कि क्या कोई स्ट्रेंजर होगा या सच में जियांग आया होगा। फिर जैसी वो अंदर आती है तो स्माइल कर रही होती है और जियांग उससे पूछता है कि तुम वैसे ग्राउंड को क्यों देख रही थी। तो शाओ कह देती है कि मैं नहीं बताऊंगी। फिर हम देखते हैं कि जियांग और शाओ दोनों रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और शाओ बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि पहली बार वो दोनों साथ में अकेले बाहर डिनर करने हैं, इसलिए ये डिनर उसे बहुत ज़्यादा स्पेशल लग रहा है। फिर इतने में जियांग को कॉल आ जाती है तो वो कहता है कि मैं अभी बाहर से आता हूँ। तो फिर वो कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो हंसकर बताता है कि अरे कॉल आया है, बस जल्दी से आता हूँ। फिर जियांग यहाँ बाहर चला जाता है और तभी इतने में इस रेस्टोरेंट में शाओ की सिस्टर जियून आई होती है और वो उसे अकेला देखकर यहाँ पर उसके मजाक बनाने लगती है और कहती है कि क्या हुआ, तुम अकेले डिनर करने आई हो? ओह, जियांग ने तो तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया। सच में तुम्हारी और उसकी शादी खुशी वाली है या फिर सिर्फ एंजाइटी वाली है? तो शाओ उसके पास बात करने आती है और उसे कहती है कि जियून आखिर तुम कितने साल की हो? कोई बच्ची नहीं हो अब तुम, जो तुम्हें अभी भी घर घर खेलने का शौक है। तो जियोन उसे चिल्लाती है कि तुम्हारी वजह से ही मेरा ये हाल हो चुका है और मैं बहुत एम्बेरस्ड हो गई हूँ। तो शौ कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी एक्सप्लेन करी थी, तो मुझे तुम्हें बार बार नहीं एक्सप्लेन करना है। मैंने तुम्हें कितनी बार बताई हूँ कि वो मूवी टिकट मुझे सच में लगा था कि तुम्हारे लिए था। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शाओ को जियांग की तरफ से जो मूवी टिकट मिला था वो उसे घर लेकर आई थी, तो उसकी मॉम ने तुरंत ही उससे ले ली थी और कह रही थी कि ज़रूर जियांग ने ये मूवी टिकट जियून के लिए भेजा होगा, और वो जाकर उसे दे देती है। जिसके बाद फिर शाओ के पास जियून आकर उसे चिल्लाने लगती है कि तुमने क्या मुझे टूल की तरह यूज़ करी हो जियांग के इंटेंशन पता करने के लिए। वो मूवी टिकट उसने तुम्हारे लिए दिया था, मेरे लिए नहीं। फ्लैशबैक ख़त्म होता है और यहाँ पर जियांग जैसे ही वापस आता है तो वो जियून को देखकर जल्दी से शाओ के पास आकर कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हें मेरी वाइफ से क्या चाहिए। तो फिर जियून गुस्से में चली जाती है और शाओ जियांग को देखकर अपने मन ही मन क्वेश्चन कर रही होती है कि आखिर वो उसके बारे में क्या फील करता है। अगर वो शादी से पहले ही क्या उसे पसंद करता था तो फिर उसे स्ट्रेंजर की तरह क्यों ट्रीट कर रहा था, और अचानक से उसने उससे शादी क्यों किया। तभी जियांग कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ मुझसे पूछना है। तो फिर यहाँ पर शाओ कहती है कि नहीं, और वो तुरंत ही उससे किस करने लग जाती है। फिर यहाँ पर जियांग तो बहुत ही खुश होता है और फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि दोनों ही सेम हाई स्कूल में थे। जियांग इतना हैंडसम था तो सारी लड़कियाँ उसके बारे में बातें करती थी और वो लोग शाओ से भी कहते थे कि वो कितना हैंडसम है ना। तो शाओ को देखकर फिर जियांग तो शर्मा के चला जाता है और शाओ से देखकर कहती है कि हाँ नॉर्मल है। तो फिर वो सुनते भी जाता है और उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम लोग तो फैमिली फ्रेंड्स हो ना। फिर हम देखते हैं कि जियांग हमेशा शाओ को ही देख रहा होता है, चाहे वो कुछ फनी मोमेंट कर रही होती है या फिर सैड भी होती है तो वो ही उसे रुमाल देने के लिए आता है। दोनों एक नॉर्मल अच्छे फ्रेंड होते हैं और यहाँ पर जियांग को जब चोट लगी होती है तो वो उसे आकर बैंडेड भी लगाती है और तभी जियांग उसे बताता है कि वो अब्रॉड स्टडी करने जा रहा है। तभी वो पूछती है कि फिर वो वापस कब आएगा, तो इसका वो जवाब नहीं देता। फ्लैशबैक ख़त्म होता है और फिर यहाँ जियांग रूम में आया होता है। तभी वो दिखता है कि शाओ तो सो रही है और वो अपने डिज़ाइन पेपर को हाथ में ली हुई है, तो वो उसके हाथ से उसे ले रहा होता है। तभी वो जाग जाती है और कहती है कि इसे मत देखो, ये इतनी भी अच्छी डिज़ाइन नहीं है। तो फिर वो बताने लगता है
कि तुम तो सच में बहुत ही टैलेंटेड हो, मुझे लगता है कि तुम एक फ़ैशन डिज़ाइनर भी बन सकती हो। तो वो कहती है कि क्या सच में? वैसे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? फिर फ्लैशबैक में हम दिखाते हैं कि शाओ को जब स्कूल में अपने कॉलेज का मेजर चुनने के लिए जब फॉर्म भरना था तो वो फैशन डिज़ाइनिंग ही चूज़ करना चाहती थी, पर उसे अपने सपने को छोड़ना पड़ गया और वो जब पेपर को मोड़ कर चली गई थी तो जियांग ने पढ़ लिया था। और शाओ सोच रही होती है कि उसे अपनी मॉम की वजह से आर्किटेक्चर चुनना पड़ा था, जिसे वो पहले पसंद नहीं करती थी, और फिर इसी में उसका करियर बन गया। फ्लैशबैक ख़त्म होता है और शाओ जियांग को हक करते हुए कहती है कि मुझे सोना है। तो फिर वो कहता है कि ठीक है तुम सो जाओ, और वो उसे अच्छे से सुला देता है और फिर यहाँ पर उसके सारे पेपर्स को वो कलेक्ट करके अच्छे से रख देता है। नेक्स्ट डे शाओ जब अपनी सीनियर को वो डिज़ाइन सबमिट करने आई होती है तो उसकी सीनियर तारीफ़ करती है कि उसने डिज़ाइन की जो ऑर्डरिंग है वो बहुत ही अच्छे से करी है। तो शाओ देखती है कि ये तो उसने करी नहीं। फिर वो समझ जाती है कि यानी कल रात जियांग ने उसकी हेल्प किया है इस डिज़ाइन को अच्छे से रिवाइज करने में। वो ये सोच कर ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और तभी उसकी सीनियर पूछ रही होती है कि वैसे तुम सच में मिस्टर जियांग को नहीं जानती हो, क्योंकि जिस तरीके से वो उस दिन तुम्हें देख रहे थे मुझे लग रहा था कि तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को। तो कहती है कि ऐसा नहीं है, शायद उनको मेरा फेस जाना पहचाना लग रहा होगा। और फिर शाम यहाँ से निकल कर जियांग के ऑफिस में आती है और देखती है कि वो यहाँ पर है ही नहीं। तभी एक फ्रेम रखा होता है टेबल पे जो कि उल्टा होता है, तो वो उसे सीधा कर रही होती है और वो देखने भी वाली होती है कि वो क्या फ़ोटो है। पर इतने में जियांग ऑफिस में आ जाता है तो शाओ उस फ्रेम को देख ही नहीं पाती और इतने में जियांग कहने लगता है कि तुम बॉस के ऑफिस में आई हो बिना परमिशन के। तो वो कहती है कि आखिर अब काम की छुट्टी हो गई है तो अब तुम मेरे बॉस नहीं हो। तो फिर वो कहता है कि चलो मेरे साथ, हम लोग नीचे कुछ खाने चलते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो फ़ोटो फ्रेम रखी होती है ये उन दोनों की हाई स्कूल वाली फ़ोटो होती है। फिर दोनों जब कंपनी से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर जियांग शाओ को एक न्यू कार दिखाता है और उसकी चाबी देते हुए कहता है कि ये कार अब से तुम्हारी है। तो फिर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और जल्दी से कार में बैठती है ड्राइव करने के लिए। तो फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम सच में मेरे साथ इस कार को ड्राइव करने को तैयार हो अगर मैं ड्राइव करूँगी तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स, मुझे क्यों डर लगेगी। तो यहाँ पर फिर शाओ कार स्टार्ट करने जा रही होती है तभी वो कहता है कि रुको, पहले सीट बेल्ट तो लगा लो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओ मॉर्निंग में सो रही होती है और जियांग कॉल पर किसी बंदे को काम पर लगा रहा होता है कि वो अभी बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। तो शाओ जब भी ऑफिस जाया करेगी तो वो सेफ्टी उसे श्योर कराए और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो तुरंत ही उससे कॉल करे। फिर यहाँ से वो ये बात करने के बाद अपना चला जाता है और शाओ मज़े में अपना सो रही होती है। फिर जब वो कंपनी जाती है तो यहाँ पर उसे एक डिज़ाइन देखने को मिलती है जिसे देखकर वो खुश हो रही होती है। तभी यहाँ पर उसकी फ्रेंड से उसे एक रूमर भी सुनने को मिलती है कि जियांग उसी कंट्री गया हुआ है जहाँ पर उसने अपनी स्टडी भी कंप्लीट किया था। तो वो यहाँ पर सोचने पड़ जाती है कि क्या वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने गया होगा। फिर इतने में इसे मेड की कॉल आती है और पता लगता है कि उसकी मॉम अचानक से बेहोश हो गई थी और फिर वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो शो अपनी मॉम के बारे में सुनते फिर यहाँ हॉस्पिटल पहुँचती है उनसे मिलने के लिए और तभी वो देखती है कि वार्ड के अंदर उसकी मॉम से मिलने के लिए उसके डैड और जियून आए हुए हैं और दोनों यहाँ पर उसकी मॉम से बातें वगैरह कर रहे हैं। जियून कह रही होती है कि मॉम आपको फुल चेकअप करवाना चाहिए और डैड भी कह रहे होते हैं कि वाइफ तुम्हें क्या खाना है बताओ, मैं तुम्हारे लिए स्पेशली वही बनवाऊंगा। तो फिर मॉम यहाँ पर बता रही होती है और ये तीनों ही आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी फिर जैसे ही शाव अंदर आती है तो मॉम उसे बहुत ही रूडली में पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जीवन उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करती है कि देखो कितने देर बाद आई है, आखिर इसे अब फ्री टाइम मिल गया। और फिर तीनों आपस में बातें करने में लगे होते हैं और शाव बेचारी अकेली खड़ी रह जाती है और सोचती है कि ये तीनों आपस में एक साथ बहुत ही खुश हैं और मैं इनके बीच एक आउटसाइडर बन गई हूँ जिसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। फिर शाओ यहाँ फ्रूट रखने लगती है तो फिर जियून से बता रही होती है कि मॉम अभी बीमार है तो वो फ्रूट नहीं खा सकती है। तो फिर उसके डैड जो कि यहाँ फ्रूट छील कर उसकी मॉम को देने जा रहे थे वो खुद खाने लग जाते हैं और यहाँ पर फिर शाओ को खांसी आती है। तो जियून से कहने लगती है कि अगर तुम खुद बीमार हो तो यहाँ पर क्या हमें नुकसान पहुँचाने आई हो। शाओ एक्सप्लेन करने जा रही होती है कि ऐसा नहीं है। तभी उसकी मॉम कह देती है कि तुम्हारा हो गया हो तो जाओ अब यहाँ से। शाओ जाने लगती है तो जियून उसे कहती है कि रुको, जो अपनी ये बास्केट लेकर आई हो ना इसे भी अपने साथ लेकर जाओ। तो फिर वो लेकर चली जाती है और यहाँ पर इन तीनों को तो फर्क भी नहीं पड़ता, वो लोग आपस में खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियांग को जो कि अपने बिजनेस ट्रिप पर होता है। वो अभी कार से कोई और ज़रूरी मीटिंग के लिए भी निकल रहा होता है और मीटिंग 3 बजे की होती है। तो इतने में यहाँ पर वो शाओ को कॉल लगा रहा होता है पर शाओ घर पे बीमार होती है और वो सो रही होती है इसलिए वो कॉल ही नहीं उठाती। ये बार बार कॉल लगाता है और वो कॉल नहीं उठाती है तो फिर ये परेशान होने लगता है और अपने असिस्टेंट से कह देता है कि कार रिटर्न लो, मुझे अभी घर जाना है। फिर शाओ यहाँ उठ जाती है और वो लिविंग रूम में आकर अपनी मेडिसिन पी रही होती है और अकेले बैठकर रोने लग जाती है कि मुझे अब अकेले रहने की आदत हो गई है,
मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तभी इतने में यहाँ घर पे जियांग आया होता है और इसे देखकर वो सोचती है कि लगता है मैं इल्यूजन देख रही होंगी। पर तभी जियांग उसके सामने आकर बैठ जाता है और वो उसका फोरहेड अपने फोरहेड से टच करके कहता है कि तुम्हें तो बहुत फीवर है। शॉ कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे, तुम तो अब्रॉड में होनी चाहिए थे ना। तो फिर वो बताता है कि मैं तुम्हें कॉल लगा रहा था पर तुम कॉल नहीं उठा रही थी, तो मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हुई, इसलिए मैं जल्दी से आ गया। तो कहती है कि आखिर तुम मेरी इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों करते हो, आज तक मेरी इतनी फिक्र किसी ने भी नहीं किया। तो फिर वो जल्दी से उसे हक करता है और यहाँ पर शाओ रो रही होती है। फिर मॉर्निंग में जब शाओ की नींद खुलती है तो वो फील करती है कि जियांग यहाँ बेड पर नहीं है, तो वो जाग जाती है और अपसेट हो जाती है कि लगता है वो फिर से जा चुका है। फिर जब वो रूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि जियांग तो यहाँ उल्टा उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। फिर वो उसके पास जाती है तो वो वापस से उसे हक करता है और बताने लगता है कि उसके लिए फ्रूट भी कट किया है। तो वो देखती है कि जो उसने फ्रूट लेकर आई थी वो उसने स्पेशली कट भी कर दिया है। वो फ्रूट खाने के लिए खुश होती है और यहाँ पर उसने उसके लिए अब्रॉड से कोई स्पेशल जूस भी लाया होता है, जिसे देखकर वो जल्दी से पीने लग जाती है। तभी जियांग को उसके डैड की कॉल आई होती है और कॉल पर वो कह रहे होते हैं कि उसकी शादी को इतना टाइम हो गया है तो अब फाइनली उसे बीबी करने का भी सोचना चाहिए। फिर नेक्स्ट डे शाओ अपने सारे कलीग्स लोग के साथ यहाँ मीटिंग के लिए आ रही होती है और तभी जियांग तो पहले से इन लोग का इंतज़ार कर रहा होता है। फिर ये सभी आके बैठ जाते हैं और शाओ की फ्रेंड उसे बताती है कि जो आज उन लोग की बॉस की बिजनेस पार्टनर आ रही है वो कोई और नहीं बल्कि बॉस की एक्स गर्लफ्रेंड है। फिर वो लड़की जिसका नाम एना है वो यहाँ पर इंटर करती है और जियांग सभी को मिलवा रहा होता है कि ये मिस एना है, कैथरीन ग्रुप कंपनी की उनकी बिजनेस पार्टनर। फिर यहाँ पर शाओ सोच रही होती है कि अच्छा तो ये इसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। फिर जब ये लोग मीटिंग रूम से बाहर निकलते हैं तो शाओ की दोनों कलीग यहाँ पर उससे जियांग और एना की तारीफ़ करी होती है कि वो दोनों कितने परफेक्ट मैच लग रहे थे ना, और ऊपर से एना कितनी ब्यूटीफुल है और इतनी इंडिपेंडेंट, ऐसी वुमेन ही हमारे बॉस को सूट करती है। तो शाओ भी सोचने लग जाती है कि वैसे बात तो सही है, दोनों बिल्कुल अच्छी जोड़ी लग रहे थे। अब मुझे पता चला कि जियांग को ऐसी लड़की पसंद है। फिर जब शाओ कॉफ़ी पीने जाती है तो वो देख लेती है कि जियांग और एना यहाँ बातें कर रहे होते हैं। तो वो सोचती है कि सच में ये लड़की कितनी ब्यूटीफुल है, मैंने अब तक जितनी भी लड़कियां देखी हूँ उन सब से यही ज़्यादा अच्छी है। फिर वो उसके बारे में सोचते हुए यहाँ जेलस हो ही रही होती है और अपने आप को समझाने लगती है कि हमारी तो बस अरेंज मैरिज हुई है और हमारी कौन सी मैरिज टिकने वाली है, तो मुझे इतना जेलस नहीं होना चाहिए। और तभी यही सब सोचते हुए वो अपने ऊपर कॉफ़ी गिरा लेती है और उसका हाथ जैसे ही जलता है तो जियांग ये देखकर जल्दी से उसके पास आता है उसकी हाथ की केयर करने और फिर वो टिश्यू से पोंछने लग जाता है। शॉ कह रही होती है कि रहने दो, मैं ठीक हूँ। तभी भी वो यहाँ पर उसके हाथ की केयर कर रहा होता है। फिर इतने में एना की आवाज़ आती है, वो पूछ रही होती है कि जियांग क्या तुम्हारा काम हो गया। तो शाओ सोचती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं रंगे हाथ पकड़ी गई हूँ। फिर वो तो भाग जाती है और फिर जियांग एना के पास जाता है तो वो उससे पूछती है कि वो क्यूट लड़की आखिर कौन थी, मैंने वैसे उससे पहले कहीं देख चुकी हूँ। 4 साल पहले जब मैंने तुम्हारे वॉलेट में उसकी फ़ोटो देखी थी तुमने बताए थे कि वो कौन है तुम्हारी। ऐसा बोलकर वो उसकी मजाक उड़ा रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओ अपना काम करने बैठती है। तभी इतने में उसकी फ्रेंड आकर उसे मेडिसिन देने लगती है और बताती है कि ये उसके लिए पार्सल आया था। वो कहती है कि क्या तुम्हारा हाथ ज़्यादा चल गया है। शाओ कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, बस इसे लगा कर और ठीक हो जाएगा। और फिर यहाँ पर शाओ सोच रही होती है कि पक्का ये मेडिसिन जियांग ने ऑर्डर करवाया होगा। फिर ऑफिस की छुट्टी होने के बाद शाओ जब कंपनी से बाहर आती है तो यहाँ पर जियांग अपनी कार लेकर आया होता है और उसे कहता है कि कार में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर यहाँ पर शाओ से बात नहीं कर रही होती है। तभी जियांग उससे पूछता है कि क्या तुमने मेडिसिन लगाई थी, तो कहती है कि हाँ। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है देखने के लिए। तो यहाँ पर शाओ कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, और वो अपना हाथ वापस ले लेती है। तो जियांग कहता है कि मैंने क्या तुम्हें कोई चीज़ में ऑफेंड करा हूँ। तो फिर वो कहती है कि वो तुम अपने दिल में अच्छे से जानते हो। जियांग कहता है कि मैंने क्या किया। तो फिर वो उसकी तरफ मुड़ती है और पूछती है कि वो एना तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है ना। और फिर वो मन में सोचती है कि मुझे उसके मुंह पे ऐसा बोला ही नहीं था कि वो उसके एक्स गर्लफ्रेंड है, आखिर मैं ये चीज़ खुद क्यों बोल रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं जेलस हो रही हूँ, मैं क्यों जेलस होंगी उससे। अभी यहाँ पर जियांग कहता है कि तुम क्या बोल रही हो। तो कहती है कि वो तुम अच्छे से जानते हो। फिर वो गुस्से में घर पे आ जाती है और यहाँ पर जियांग भी फिर उसके पास आकर बैठता है। वो दूर हो रही होती है तो उसके पास आता है और कहता है कि एना कोई मेरी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है। तो शाओ इस पर कुछ नहीं कहती है और वो खुश हो रही होती है। फिर जियांग कहने लगता है कि यानी आफ्टरनून में जो हुआ था वो इस वजह से था क्योंकि तुम उससे जेलस हो रही थी। शाओ कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, आखिर मैं क्यों जेलस होंगी। तो ये कहता है कि नहीं तुम हो रही हो जेलस। तो कहती है कि मैंने बोली ना मैं जेलस नहीं हूँ, मैं तो उल्टा बस तुम्हें रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि तुम ज़्यादा आगे मत बढ़ जाना। वो उसे अपनी रिंग दिखाकर कहती है कि तुम्हारी रियल वाइफ तो मैं हूँ, इसलिए अगर तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड वगैरह को लेकर भी आओगे ना ओपनली तो फिर अच्छा नहीं होगा। फिर हमारी फैमिलीज मिलेंगी और उन्हें भी ये बात पता लग जाएगी। तभी ये सब सुनते हुए जियांग तो तुरंत ही शाओ को किस करता है
और फिर उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि ऐना मेरी सच में गर्लफ्रेंड नहीं है, और ऊपर से ऐना को तो लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो कहती है कि इसका क्या मतलब है। तो वो कहता है कि इतना समझ लो, ना ही मेरी कोई एक्स गर्लफ्रेंड है और ना ही मेरा शादी के बीच में कोई बाहर रोमांटिक रिलेशनशिप करने का इरादा है। मैं ऐसे टाइप का नहीं हूँ। मेरे पास सिर्फ वन एंड ओनली वाइफ है और वो सिर्फ तुम हो। फिर नेक्स्ट डे शाओ कंपनी गई होती है और वो अपनी सीनियर को अपनी डिज़ाइंस वगैरह दिखाती है। तो फिर उसकी सीनियर डिज़ाइन अप्रूव करती है और उसे बताने लगती है कि वो बिडिंग कॉन्फ्रेंस पे जाने वाली है, तो वो भी साथ में चले। तो शाओ कहती है कि मैं सोचूंगी। तो यहाँ पर सीनियर उसे बता रही होती है कि असल में उसका थोड़ा चलना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि वहाँ पर डिज़ाइनर अपने डिज़ाइन को अच्छे से एक्सप्लेन करेगी तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो शाओ को भी मानना पड़ रहा होता है। घर पे फिर वो आ जाती है और जियांग का इंतज़ार कर रही होती है, क्योंकि वो इतनी देर तक घर नहीं आया होता है। फिर फाइनली जब जियांग घर आता है तो वो बहुत ही ड्रंक होता है। शाओ कहती है कि आखिर तुम ड्रिंक क्यों कर रहे थे और तुम किसके साथ ड्रिंक कर रहे थे। तो फिर वो बताता है कि है ना। तो ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और जियांग फिर उसे मनाने लगता है कि क्या हुआ है, तुम जेलस हो रही हो। वो कहती है कि नहीं। फिर वो उसे उठा लेता है और यहाँ सोफ़ा के पास लाता है और शाओ को बता देता है कि मैं तो बस तुम्हें टीज़ कर रहा था, वहाँ कोई ऐना नहीं थी। तो फिर वो और गुस्सा होने लगती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो। अभी फिर जियांग शाओ को उसके निक नेम से बुला रहा होता है, तो वो कहती है कि मुझे वो नाम से मत बुलाओ। तो भी वो उसे और टीज़ कर रहा होता है और शाओ फिर याद कर रही होती है कि हाई स्कूल टाइम में भी वो लोग एक दूसरे के ऐसे इतने क्लोज थे और अच्छे फ्रेंड्स थे। फिर यहाँ पर जियांग तो शाओ को किस करने लगता है और फिर उसे मनाता है कि वो कल बिजनेस ट्रिप पर चलने वाला है, तो वो भी उसके साथ चले। फिर नेक्स्ट डे दोनों साथ में होटल आ जाते हैं और शाओ जब अपना लगेज खोलती है तो सोचती है कि मैंने तो अच्छे अच्छे कपड़े भी नहीं लाई हूँ, यहाँ पर इतनी ठंडी है। तभी उसे वहाँ पर स्कार्फ मिल जाता है तो वो खुश हो जाती है कि जियांग ने ये मेरे लिए रखा है। फिर वो अपने सीनियर के साथ जब यहाँ रेस्टोरेंट आई होती है तभी वो लोग देखते हैं कि जियांग यहाँ ऑलरेडी बैठा होता है और ऐना से बातें कर रहा होता है। तो सीनियर कहती है कि अरे मिस्टर जियांग भी यहाँ पर है, चलो हम लोग भी ज्वाइन करते हैं। तो शाओ अपनी सीनियर को रोक रही होती है। तो सीनियर कहती है कि चलो मेरे साथ, तुम्हें प्रमोशन चाहिए कि नहीं। तो फिर यहाँ पर शाओ को भी चलना पड़ता है और यहाँ पर ये लोग फिर जियांग को और ऐना को ज्वाइन करते हैं। और फिर शाओ तो यहाँ पर बैठ जाती है, तभी ऐना उससे बातें करने लगती है और उससे उसका नाम वगैरह पूछती है। फिर ये लोग बाहर घूमने भी गए होते हैं जहाँ पर शाओ फ़ोटोज़ वगैरह ले रही होती है। तो ऐना उसके पास आकर कहती है कि ये होटल कितनी अच्छा है ना, और ये जगह भी। तो शाओ कहती है कि हाँ, इसलिए मैं फ़ोटोज़ ले रही थी। तभी ऐना कहती है कि सच में तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो और स्माइल करते वक्त और अच्छी लग रही हो। तो शाओ को याद आ रहा होता है कि जियांग ने उसे बताया था कि ऐना को लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और फिर ऐना यहाँ पर बातों बातों में शाओ को बता देती है कि उसने पहले उसे देख चुकी है। तो शाओ कहती है कि हम लोग मिले। तो फिर ऐना बताती है कि अरे मैंने तुम्हारी फ़ोटो देखी हूँ। तो शाओ कहती है कि फ़ोटो कहाँ पर। तो फिर ऐना उसे बताने लगती है कि तुम तो जानती हो मैं और जियांग सेम कॉलेज में पढ़े अब्रॉड में, तो वहाँ पर एक बार हम लोग को सभी लोगों को लाइव स्केच ड्रॉ करना था। तो सभी लोग तो लाइव मॉडल की पेंटिंग ड्रॉ कर रहे थे, पर सिर्फ एकलौता जियांग था जो कि तुम्हारी फ़ोटो लेकर फ़ोटो को ड्रॉ कर रहा था। और फिर फ्लैशबैक में भी दिखाते हैं कि जियांग कैसे शाओ की स्केच को ड्रॉ कर रहा होता है। तभी ऐना कहती है कि मैंने उससे पूछी थी कि ये ब्यूटीफुल स्माइल वाली लड़की कौन है जिसको उसने ड्रॉ किया है। तो उसने बताया था कि वो उसकी वन एंड ओनली है। तो ये सुनकर शाओ भी स्माइल करने लगती है। फिर ये बोलकर ऐना यहाँ से चली जाती है और शाओ को बहुत ही खुशी मिल रही होती है। रात में वो अपने रूम में इसी बारे में सोच रही होती है कि उसकी लाइन तो कितनी ज़्यादा चीज़ी है। फिर इतने में उसे जियांग का कॉल आता है, तो वो सोने का नाटक कर रही होती है और वो पूछता है कि क्या तुम अभी सो गई। तो शाओ कहती है कि हाँ बस सोने वाली थी। तो फिर वो कहता है कि तुम अभी मेरे रूम में आ जाओ। तो शाओ कहती है कि क्या। तो वो कहता है कि हाँ, मेरा होटल रूम नंबर ये है। और वो उसे रूम नंबर बताकर कह रहा होता है कि ठीक है, मैं 10 मिनट तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम जल्दी से ड्रेस चेंज करके आओ। तो शाओ यहाँ पर सोचती है कि कौन आखिर बॉस अपने एम्प्लॉय को ऐसे बुलाता है। वो मना कर देती है कि मैं नहीं आने वाली हूँ, और अगर तुमने ज़्यादा इंसिस्ट किया ना तो मैं पुलिस को कॉल करने वाली हूँ कि तुम अपने एम्प्लॉय को हैरेस कर रहे हो। तभी यहाँ पर शाओ की सीनियर कॉल पर बात करती है कि तुम क्या कर रही हो, जल्दी से तैयार होकर आओ, अभी हम लोग मिस्टर जियांग के रूम में मीटिंग अटेंड करने वाले हैं, तो चलो जल्दी से ड्रेस चेंज करके यहाँ पे पहुँचो। तो शाओ कहती है कि ठीक है मैं आती हूँ। और फिर वो यहाँ पहुँचती है और सोचती है कि यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, कितना एम्बैरेसिंग है। फिर वो भी बैठ जाती है और यहाँ पर उसकी सीनियर उसे उसके डिज़ाइन को एक्सप्लेन करने के लिए प्रेजेंटेशन देने बोलती है। तो फिर शाओ जैसी प्रेजेंटेशन देती है तो सीनियर उसकी तारीफ़ करती है कि उसने अच्छा की। पर यहाँ पर जियांग कहता है कि नहीं, उसने बहुत ज़्यादा सिंपल प्रेजेंटेशन दी है और उसने काफ़ी चीज़ों को तो ठीक से नहीं बताई है। तो वो उसे यहाँ पर यही सजेस्ट कर रहा होता है कि वो अपनी प्रेजेंटेशन को थोड़ी सी और अच्छा करे, क्योंकि वहाँ पर और भी सारे लोग रहेंगे तो उसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत ही अच्छी लगनी चाहिए। तो शाओ कहती है कि ठीक है बॉस, मैं समझ गई। फिर यहाँ पर जियांग कहता है कि अब काफ़ी लेट हो गई तो जाओ, आप सो जाओ। तो फिर सारे एम्प्लॉयज़ बारी बारी यहाँ से बाहर चले जाते हैं और शाओ भी चली जाती है।
जब शाओ रास्ते में होती है तो वो देखती है कि वो तो अपना होटल रूम कार्ड भूल ही गई है। तभी यहाँ पर जियांग उसके पास ले आता है और कहता है कि तुम इसे ही ढूंढ रही थी ना। फिर यहाँ पर वो उसके प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन के बारे में वापस से चीज़ें डिस्कस कर रहा होता है और इसे समझाता है कि उसे रिटर्न चीज़ें तो अच्छे से याद हो गई है, लेकिन वहाँ बिडिंग कॉन्फ्रेंस में पर्सनली लोग आने वाले हैं, तो उसे सारी चीज़ें ऐसे बाय हार्ट करना है जैसे वो खुद अपने मन से बता रही है, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो शॉ कहती है कि मैं अच्छे से समझ गई हूँ, मैं अपना बेस्ट देने वाली हूँ। शॉ कहती है कि लेकिन मैं थोड़ी सी नर्वस भी हो रही हूँ कि ये इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस है, अगर मैं वहाँ पर कुछ चीज़ें भूल गई तो और मुझे नहीं समझ आया क्या करूँ तो कहता है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, तुम सब हैंडल कर लोगी और अगर तुम कोई चीज़ भूल जाओ तो मुझे देखना। तो शॉ कहती है कि ठीक है, और फिर यहाँ पर जियांग से किस करने लगता है। फिर यहाँ बिडिंग कॉन्फ्रेंस में कोई बड़े कंपनी का सीईओ मिस्टर लू खुद आया होता है और सभी यहाँ पर फिर बातें कर रहे होते हैं कि उसे किसी की भी प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आ रही है। तो जो जियांग की कंपनी का डायरेक्टर होता है वो नहीं चाह रहा होता है कि शाओ ये प्रेजेंटेशन दे उनकी कंपनी की तरफ से। वो कह रहा होता है कि वो न्यू है तो उसे क्या ही आएगा, तो उसकी जगह उसकी सीनियर स्पीच देगी तो अच्छा होगा। पर यहाँ पर जियांग उन लोगों को मना करता है और वो शाओ की साइड लेते हुए कहता है कि वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है और वो ये कर सकती है और ऊपर से ये डिज़ाइन उसकी बनाई हुई है, तो वो ही प्रेजेंटेशन देगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर शाओ खुश होती है कि जियांग ने उसकी कैसे साइड ली है। वो सोचती है कि वैसे यहाँ पर वो सिर्फ मेरा हस्बैंड ही नहीं है बल्कि मेरा बॉस भी है, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं बहुत ही अच्छी एम्प्लॉय का रोल निभाऊँ। फिर यहाँ पर जियांग आकर उसका कंफर्ट कर रहा होता है कि वो बिल्कुल भी यहाँ पे नर्वस ना हो, और वो पूछता है कि अगर फिर भी तुम सोच रही हो कि तुम नहीं कर पाओगी तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं किसी और को ये काम दे दूंगा। फिर यहाँ पर शाओ से समझाती है कि मैं ये कर सकती हूँ, तुम फिक्र मत करो। और फिर वो स्टेज पर जाती है और बहुत ही अच्छे से स्पीच देना स्टार्ट करती है और वो जितने अच्छे से समझा रही होती है तो मिस्टर लू को भी बहुत पसंद आता है। फिर वो उससे कुछ प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस करता है जो कि शाओ ने पहले से ही जियांग से डिस्कस करी थी कि कभी उससे कोई क्वेश्चन पूछेगा और वो जवाब नहीं दे पाई तो फिर उसने बोला था कि वो फिर जियांग को देख ले, तो वो वैसे ही करती है और यहाँ पर उसे आंसर याद आ जाता है। वो उसे ठीक से बताती है तो मिस्टर लू को बहुत पसंद आता है। फिर शाओ बाहर जाकर रिजल्ट का इंतज़ार कर रही होती है और उसे गुड न्यूज़ देखने को मिलती है कि मिस्टर लू ने उसकी कंपनी का प्रोजेक्ट सिलेक्ट करे। तो वो सोचती है कि यानी मैंने अच्छे से अपनी एम्प्लॉय होने की ड्यूटी पूरी कर ली। फिर यहाँ कॉन्फ्रेंस के बाद मिस्टर लू शाओ से बात करने आता है और उसकी प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की भी यहाँ तारीफ़ें कर रहा होता है और कहने लगता है कि क्या हम दोनों फ्रेंड्स बन सकते हैं, मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए। तो फिर शाओ से नंबर दे रही होती है, इतने में यहाँ पर जियांग आ जाता है और वो जेलस होते हुए शाओ से कहने लगता है कि चलो यहाँ से, फिर अभी हमें और भी काम भी करना है। तो लू कहता है कि सच में मिस्टर जियांग आप तो बहुत ही स्ट्रिक्ट बॉस है जो कि अपने एम्प्लॉयज़ को तुरंत ही काम पे लगा रहे। तो शाओ तुरंत ही फिर बताने लगती है कि नहीं, मिस्टर जियांग तो बहुत ही अच्छे हैं और ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रिक्ट है। तो लू कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और फिर वो यहाँ से जाने लगता है और शाओ से कहता है कि हम लोग बाद में फिर मिलेंगे और वो चला जाता है। तो जियांग उसकी वजह से जेलस हो रहा होता है, पर फिर उतने में उसे काम से कॉल आ जाती है तो वो शाओ को बताता है कि उसे वापस से एक मीटिंग अटेंड करने को जाना होगा। फिर वो अपना चला जाता है और हम देखते हैं कि शाओ से यहाँ मिस्टर लू फिर मिलने पहुँचता है और उसे कहने लगता है कि वो इसे इस शहर को घुमाने के लिए लेके जाना चाहता है क्योंकि वो यहाँ पर न्यू है ना। तो शाओ फिर मान जाती है और सोचती है कि वैसे भी मेरे और जियांग के बीच में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो वो थोड़ी ना जेलस होएगा। फिर वो लू के साथ चली जाती है और तभी इतने में जियांग अपने असिस्टेंट के साथ शाओ से मिलने आया होता है और वो ये देखकर शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि लू ने यहाँ शाओ को बहुत सारी घुमाने वाली जगह पे लेकर गया होता है और वो उसे फिर अचानक से यहाँ प्रपोज कर देता है तो शाओ तो शॉक हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे शाओ बिजनेस ट्रिप से वापस आ गई होती है अपनी कंपनी के साथ और यहाँ पर उसकी सीनियर उसे बता रही होती है कि प्रोजेक्ट इतना अच्छा गया था और इन लोग प्रोजेक्ट जीत गए, इस वजह से कंपनी में सभी को पार्टी मिलने वाली है। तो शाओ और उसकी कलीग खुश हो रहे होते। तभी इतने में सीनियर बताती है कि वहाँ पर फैन ग्रुप फैमिली के भी लोग रहेंगे। तो ये सुनकर शाओ की यहाँ कलीग सीनियर से पूछ रही होती है कि आखिर फैन ग्रुप कंपनी कहाँ से ज्वाइन हो गए। तो फिर यहाँ पर सीनियर बताती है कि मिस्टर जियांग ने उनके साथ बिजनेस डील फाइनल करे। तो यहाँ पर फिर कलीग कहने लग जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, फैन ग्रुप की तो जो प्रोजेक्ट थी वो तो इस लायक भी नहीं था, फिर भी मिस्टर जियांग उनके साथ ये बिजनेस डील क्यों कर रहे हैं, उनको तो कितना ज़्यादा लॉस होगा। तो सीनियर बताती है कि हाँ, वो भी पूरे 30% का। तो यहाँ पर कलीग कहने लगती है कि पक्का मिस्टर जियांग की कोई मजबूरी होगी जिसकी वजह से वो इस फैंग फैमिली की बातें सुन रहे हैं। शाओ ये सब सुनकर समझ जाती है कि क्या वो ये सब मेरे लिए कर रहे हैं। फिर वो जियांग से बात करने के लिए उसके ऑफिस में आती है
और उससे अपने डैड के बारे में पूछ रही होती है कि क्या वो उसे फोर्स कर रहे हैं ये सब करने के लिए, और आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। तो वो कहता है कि अभी काम का टाइम है, तो अभी हम पर्सनल बातें नहीं करते, और वैसे अभी मुझे जाना भी था अपनी मीटिंग के लिए। शाह उसे रोकती है और कहने लगती है कि तुमने अभी तक मेरी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिए। तो वो कहता है कि आखिर कौन सा जवाब। वो पूछती है कि आखिर वो तुम्हें क्यों धमकी दे रहे हैं, किस वजह से तुम्हें उनका प्रोजेक्ट ज्वाइन करना पड़ रहा है। तो यहाँ शाह और वो मनी मन अपसेट हो रही होती है कि मैं इसकी वीकनेस बन गई हूँ। तब यहाँ पर जियांग उसे हक करता है और उसे शांत करने लगता है कि जितना ज़्यादा तुम सोच रही हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और ऊपर से मेरा कोई इतना नुकसान नहीं है। तो यहाँ पर शाह रोते हुए सोच रही होती है कि आखिर ये सब क्या इतना वर्थ इट है, मैं इस लायक नहीं हूँ जितना ही मेरे लिए कर रहा है। फिर जियांग कहता है कि चलो अच्छा अब रो मत। तो शाओ से डांटने लगती है कि मैं तुमसे बहुत हेट करती हूँ, और अब तुम मेरे बॉस बन गए ना, तो और भी ज़्यादा हेट करने लायक हो गए हो। तो जियांग कहता है कि वाइफ क्या तुम अपना हस्बैंड चेंज करने वाली हो। तो शाओ कहती है कि ऑफ कोर्स वो तो मैं चेंज करूँगी, मैंने तो पहले से सोच के रखी थी, और वैसे भी हमारा 3 साल कंप्लीट हो गया है, तो अब मैं तुमसे डिवोर्स ले लूँगी। ये सुनकर फिर जियांग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, सोचना भी मत। और फिर वो तो तुरंत ही उसे फोर्सली किस करने लगता है। शाह उसे दूर करती है और कहती है कि अब तुम ऐसे पागल होना बंद करो। तो जियांग फिर सॉरी कहता है और पूछता है कि बताओ तुम कैसे मुझसे गुस्सा होना छोड़ोगी, तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगा, तुमसे कुछ भी प्रॉमिस कर सकता हूँ। तो शाह कहती है कि तुम मेरे साथ मेरे मॉम डैड के घर चलोगे। फिर वो उसे यहाँ घर ले आती है और अपने मॉम डैड से उसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करती है। फिर उसके मॉम डैड तो बड़ी खुशी खुशी उस प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगते हैं कि वो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, और डैड कह रहे होते हैं कि हाँ इसमें थोड़ा रिस्क भी है, लेकिन आखिर हम फैमिली है, तो जियांग तुम तो मेरा साथ दोगे ही ना, और हम लोग रिस्क शेयर करेंगे। तो यहाँ पर फिर शाह अपने डैड से कहने लग जाती है कि उस प्रोजेक्ट में एक बहुत ही बड़ा नुकसान है, जिसमें सिर्फ 3 महीने का टाइम है। तो वो अपने डैड से कहती है कि ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है। तो यहाँ पर फिर शाह की मम उससे समझाने लगती है कि तुम बस एक छोटी सी डिज़ाइनर हो, तो इस मामले में मत पड़ो तो अच्छा ही होगा। तो यहाँ पर जियांग फिर उन्हें तुरंत ही बताने लगता है कि शाह ही उस प्रोजेक्ट की डिज़ाइनर है, उसने ही डिज़ाइन करी है, तो उसके पास पूरा हक बनता है बोलने का। और वो उसका हाथ पकड़ते हुए यहाँ पर फुल सपोर्ट उसे कर रहा होता है। फिर डैड कहने लग जाते हैं कि शाह अभी ज़्यादा टाइम थोड़ी ना है उसे कंपनी ज्वाइन करके, तो इसे क्या ही नॉलेज होगी। तो यहाँ पर फिर जियांग शाह से उसका सजेशन पूछता है कि वाइफ तुम अकेले कर लोगी ना। तो वो कहती है कि हाँ मैं अकेले हैंडल कर सकती हूँ। तो यहाँ पर फिर वो उसके मॉम डैड से कह देता है कि फिर ये चीज़ कहीं पे डिसाइड हो गई है, तो उन लोग का मुंह बंद हो जाता है। और फिर जब दोनों हाथ पकड़ के यहाँ जा रहे होते हैं तो डैड को तो बहुत गुस्सा आती है, और फिर शाह और जियांग जब कार में होते हैं तो शाह उसे देखकर यही सोच रही होती है कि आज उसने किस तरीके से उसकी साइड लिए, तो वो बहुत ज़्यादा खुश है। तो फिर जियांग भी उसे देखकर खुश होता है, और यहाँ पर शाह सोच रही होती है कि चलो कम से कम उसे थोड़ा तो रिलीफ मिला होगा। तभी यहाँ पर फिर जियांग कहने लगता है कि अब तुम्हें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर शाओ सब याद करने लग जाती है कि जियांग उसकी कितनी ज़्यादा केयर करता है, और इवन उसने उसे बोली भी थी कि इतनी केयर तो आज तक उसकी किसी ने भी नहीं किया जितनी वो उसकी करता है। वो उन सारी चीज़ों के बारे में सोच कर ही बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग सारे एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर खाने की ट्रीट देने के लिए लेकर गया होता है, और तभी यहाँ पर मिस्टर लू भी पहुँच जाता है, जो कि सभी को बताने लगता है कि ये ट्रीट उसकी तरफ से होगी, क्योंकि आखिर ये प्रोजेक्ट में अब वो भी तो आ गया है क्योंकि उसी ने इन्वेस्टमेंट किया है। और फिर मिस्टर लू शाओ से भी बातें कर रहा होता है, तो जियांग ये देखकर बहुत जेलस हो रहा होता है। फिर लू और जियांग साथ में बात करने जाते हैं, और लू इस बारे में जियांग से पूछता है कि शाओ तुम्हारी वाइफ है ना। देखो ज़्यादा मत सोचो, मैंने तो बस गेस किया हूँ, क्योंकि तुमने जो वेडिंग रिंग पहने हो सेम वैसी ही उसने भी पहनी हुई है। तो यहाँ पर फिर जियांगो से बता देता है कि हाँ शाओ मेरी वाइफ है, और हम दोनों की शादी को हुए बहुत साल हो गए, और हम लोग अपनी लाइफ में बहुत ही खुश है। तो लू बताने लगता है कि असल में ना मैंने पहले बहुत ही अजीब हरकत किया, जो कि शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो जियांग कहने लगता है कि तुमने क्या करो। तो फिर वो उसे बता रहा होता है, और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब लू ने शाह को प्रपोज़ कर दिया था, तो फिर उसने उसे बताई थी कि उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, और वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है। ऐसा बोलकर उसने अपनी वेडिंग रिंग भी उसे दिखाई थी। तो यहाँ पर वो उसे बताता है कि मुझे तुम्हारी रिंग देखकर पता लग गया कि तुम ही उसके हस्बैंड हो। और फिर वो यहाँ जियांग को गुड लक विश कर रहा होता है कि वो अपनी वाइफ के साथ हमेशा खुश रहे। तो जियांग कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स हम हमेशा खुश ही रहेंगे। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओ अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ होटल रूम में होती है, और उसकी फ्रेंड यहाँ पर उससे पूछ लगती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम जैसे लग रहा है कोई चीज़ के बारे में सोचने में टेंशन में लगी हो। तो शाओ कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर उसकी कलीग इंसिस्ट कर रही होती है कि बताओ ना, शायद मैं तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ। तो शाओ पूछती है कि तुम बस सोचो कि कोई पर्सन है जो कि तुमसे बहुत ही हेट करता है, और कभी तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर करने लगता है, कभी कोल्ड बिहेव करता है लेकिन कुछ कहता नहीं है, तो आखिर इसका क्या मतलब है, क्या वो तुम्हें लाइक करता है
ये सब सुनकर उसकी कलीग कहती है कि तुम जिस पर्सन के बारे में बता रही हो लगता है वो तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम्हारा और उसका रिलेशन थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है। मुझे लगता है कि तुम शायद ठीक से उसे समझती नहीं हो। क्या तुमने कभी उसे समझने की कोशिश करी? शाओ कहती है कि मुझे इस बारे में और अच्छे सोचना है, मैं हम लोग नेक्स्ट टाइम बात करेंगे अब। फिर तभी इतने में कोई डोर नॉक करता है तो कलीग जाके फिर दरवाज़ा खोलती है और यहाँ पर जियांग आया होता है। तो शाओ कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो कहता है कि मैं अपनी वाइफ से मिलने आया हूँ। ये सुनकर कलीग शॉक हो जाती है कि वाइफ। तो फिर जियांग बताने लगता है कि हाँ ये मेरी वाइफ है। और फिर वो यहाँ शाओ की एम्प्लॉय को रूम से बाहर निकाल देता है और कहता है कि तुम जाकर दूसरे वाले रूम में रह लो, यहाँ पर मैं और मेरी वाइफ रहेंगे। ऐसे बोलकर वो डोर लॉक कर लेता है और ये कलीग शॉक रह जाती है कि शाओ तो बॉस की वाइफ निकली। वो तुरंत ही यहाँ ग्रुप चैट में सारे एम्प्लॉयज़ को मैसेज करके इस बारे में बता देती है और यहाँ से चली जाती है। फिर जियांग शाओ से पूछ रहा होता है कि तुम अब सच सच बताओ कि तुम मेरे बारे में सच्ची में क्या फील करती हो, लाइक, हेट या फिर लव। तो वो इसका जवाब सोचने लगती है और उसे किस करके जवाब देती है। तो फिर वो पूछता है कि तुमने मुझे किस क्यों करी? तो शाओ कहती है कि तुम मुझे क्यों किस करते हो? तो फिर वो बताता है कि क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो शाओ कहती है कि फिर जिस रीज़न से तुम मुझे किस करते हो मेरा भी यही रीज़न है। ये सुनकर फिर जियांग भी खुश होता है। फिर मॉर्निंग में जब शाओ रेडी हो रही होती है तो जियांग यहीं पर ही बैठ कर उसे देख रहा होता है और फिर वो उसे बताने लगता है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें 3 साल पहले कॉल किया था। तो फिर वो कहती है कि कभी? तो फिर वो उसे बताता है कि उन दोनों की शादी लगने से पहले। तो फिर वो पूछती है कि तुमने मुझसे क्या बात करने के लिए कॉल करे थे? जियांग कहता है कि मैं तुमसे पूछना चाहता था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये सुनकर शाओ कहती है कि फिर आखिर तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? वो बताता है कि एक बार मैंने कॉल किया था पर तुमने नहीं उठाई, तो फिर मैं दूसरी बार नहीं कर पाया। तो कहती है कि करना चाहिए था ना। यहाँ पर जियांग उसे बताता है कि मैं बस यही सोच रहा था कि अगर मैंने कॉल करके तुमसे ये बताया होता कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो पक्का तुम मुझे उस टाइम पर पागल ही समझती। तो शाओ हंसने लगती है और कहती है कि हाँ जिस टाइप की मैं थी 3 साल पहले तो पक्का मैं तुम्हें पागल समझती कि इतने टाइम बिना कांटेक्ट के तुम मुझसे ये कहना चाहते हो, ये कितना अजीब होता। फिर इतने में यहाँ पर जियांग को कॉल आ जाती है और वो शाओ को बताता है कि उसे अर्जेंटली वापस अपने होम टाउन जाना पड़ेगा। तो वो कहती है कि क्या हुआ है? तो फिर वो बताता है कि उसकी ग्रैंडपा बीमार है और हॉस्पिटल में। वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम अपना जाके अवार्ड रिसीव करो, मैं अपने ग्रैंडपा से मिल लेता हूँ। पर शाओ कहती है कि नहीं मुझे भी फिक्र हो रही है और वो उसके साथ उसके ग्रैंडपा से मिलने यहाँ हॉस्पिटल आती है। तभी यहाँ पर जियांग को पता लगता है कि उसके ग्रैंडपा कोई बीमार नहीं होते हैं, वो बस बीमार होने का नाटक कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि तुम आखिर मुझे ग्रेट ग्रैंडसन कब दोगे, तो मैं ठीक हो जाऊँगा। वो यहाँ पर फिर शाओ को भी मनाने लगते हैं कि ग्रैंड डॉटर इन लॉ आखिर मुझे मेरा ग्रेट ग्रैंडसन कब मिलने वाला है। तो फिर शाओ और जियांग दोनों को ही हंसी आ रही होती है और यहाँ पे फिर ग्रैंडपा की विश पूरी करने के लिए वो लोग मान जाते हैं। फिर जब वो लोग कार से जा रहे होते हैं तो इसी बारे में सोचकर स्माइल कर रहे होते हैं। शाओ जियांग से पूछती है कि तुम्हें क्या बेबी चाहिए? तो फिर वो कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स चाहिए। शाओ सोचने पड़ जाती है कि क्या ये सही टाइम है उन लोग का बेबी करने का। उसने ये सोची थी कि जब वो दोनों एक दूसरे से अगर सच्चा प्यार करेंगे तभी ये चीज़ होनी चाहिए। फिर यहाँ पर जियांग शाओ को एक लाइब्रेरी ले आता है जहाँ पर वो लोग हाई स्कूल टाइम में आया करते थे। पर वो उसे एक वॉच पहनाता है और कहता है कि चलो हम लोग ट्रूथ का गेम खेलते हैं। ये लाई डिटेक्टर मशीन है और हम एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे और फिर ये मशीन बता देगी कि हमने सच बोले या झूठ। तो वो ये गेम खेलने को तैयार होती है। पहला क्वेश्चन जियांग यहाँ पर शाओ से पूछता है कि उससे शादी करके क्या उसे कभी रिग्रेट फील हुआ। तो शाओ कहती कि नहीं और फिर वो लाइट ब्लू जलती है क्योंकि उसने झूठ नहीं बोली। वो जियांग से कहती है कि क्या तुम्हें कभी रिग्रेट हुआ मुझसे शादी करके। तो वो भी कहता है कि नहीं, तो फिर उसकी भी लाइट ब्लू ही जलती है। फिर जियांग उसे एक और ट्रूथ बताता है कि असल में उसने शुरू से ही हमेशा से उससे ही शादी करने का सोचा था, किसी और से नहीं। तो शाओ जब ये सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। जियांग उसे पूछता है कि जो मूवी टिकट मैंने तुम्हें दिया था क्या तुम्हें सच में नहीं पता था कि वो तुम्हारे लिए और तुमने उसे जीवन को दे दी थी। तो कहती है कि हाँ मुझे नहीं पता था। तो फिर वो उसे हक करता है और वो लाइट इस पर भी ब्लू होती है। शाओ से क्वेश्चन करती है कि क्या वो उसे लाइक करता है। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें लाइक नहीं करता बल्कि बहुत बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ। तो यहाँ पर फिर उस पर वो लाइट रेड हो रही होती है। तो ये सुनकर शाओ रोने लग जाती है कि वो उसे बहुत बहुत ज़्यादा लाइक करता है। फिर जियांग शाओ के आंसू पोंछते हुए उसे चुप कराने लगता है और वो उसे बताती है कि मैं तुम्हें सच में बहुत ही हेट करती हूँ। तो यहाँ पर उसकी भी लाइट रेड हो जाती है और दोनों ही फिर किस करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जियांग को यहाँ घर पे शाओ का लेटर मिलता है और साथ ही एक गिफ्ट भी। फिर वो उसका लेटर पढ़ता है जिसमें उसने अपनी बहुत सारी फीलिंग्स उसके लिए लिखी होती है और उसे पढ़कर फिर वो रोने लग जाता है और उसकी गिफ्ट की हुई ये घड़ी को वो अपने हाथ में पहन लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों डेट पर मिलने जाते हैं।
और जियांग ने यहाँ पर चाओ के लिए रिंग लेकर आया होता है उसे प्रपोज करने को, और वो उसे कहता है कि पहले कभी वो इतना ब्रेव था ही नहीं कि वो उसे डायरेक्टली अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर सके, और इस वजह से ये सब चीज़ें इतना लेट हो गया और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई। वो कहता है कि मुझे पता है कि इतने सालों से तुम भी मेरे जवाब का इंतजार कर रही थी और मैं भी, तो आज मैं वो जवाब देना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और हमेशा से ही करता था। और फिर वो उसे शादी करने के लिए पूछता है, तो शाओ भी रोते हुए उसे बताने लगती है कि मैं हमेशा से ये सोचा करती थी कि हम लोग आखिर कब तक साथ रहने वाले हैं, और क्या मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, और क्या हम लोग पूरी ज़िंदगी भर ऐसे साथ रह पाएंगे। और फिर मुझे भी मेरा जवाब मिल गया कि हाँ, मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहूँगी। और फिर वो उसे रिंग पहना देता है और दोनों किस करते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ड्रामा पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।